शादी के 42 साल बाद मैं अचानक भोपाल के अपने छोटे से घर में अकेली रह गई थी, ये समझने की कोशिश करते हुए कि एक टीचर की पेंशन को कैसे खींच कर चलाया जाए, जो अब असहनीय रूप से कम लगने लगी थी। मेरी उम्र 63 साल थी और 20 की उम्र के बाद पहली बार मुझे फिर से नौकरी ढूंढनी पड़ी। इसी तरह मैं नर्मदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शाम की शिफ्ट करने लगी। हफ्ते में 3 रातें, बिलिंग डिपार्टमेंट में। काम कोई खास नहीं था, पर दिमाग व्यस्त रहता था। खाने की मेज पर पड़ी उस खाली कुर्सी की तरफ बार बार भटकने से मन बचा रहता था। मेरी शिफ्ट 11:30 बजे खत्म होती थी और मैं आखिरी बस पकड़कर घर आती थी, आधी रात के थोड़े बाद। लेकिन उस सितंबर में बस का टाइम बदल गया। बजट कट, उन्होंने कहा। अब आखिरी बस 11 बजे जाती थी, मेरी शिफ्ट खत्म होने से पूरे आधे घंटे पहले। मैं जल्दी निकलकर वो घंटे खोने का खर्च उठा नहीं सकती थी, इसलिए जो करना था किया। मैंने वही राइड शेयर ऐप इस्तेमाल करना शुरू किया जो मेरी बेटी ने मेरे फ़ोन में डाल दिया था। वहीं मेरी मुलाकात रमेश से हुई। आगे बढ़ने से पहले, मैं हूं लीना, आपकी कहानी के नैरेटर। मैं लाती हूं जिंदगी की ऐसी सीख देने वाली कहानियां जो हम में से ज्यादातर लोगों पर बीत चुकी हैं या फिर भविष्य में ऐसे ही घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और हिंदी रिवेंज स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बना रहे हैं जो जानते हैं कि जिंदगी के सबसे अच्छे चैप्टर किसी भी उम्र में शुरू हो सकते हैं। अब कहानी पर वापस आते हैं। पहली बार जब उसकी सिल्वर टोयोटा अस्पताल के स्टाफ एंट्रेंस पर आकर रुकी तो मैं लगभग बैठी ही नहीं। वो अपने 50 के आखिरी सालों में लगता था। काले बालों में सफेदी की लकीरें, आंखों के आसपास गहरी झुर्रियां, पर उसकी रेटिंग 5 स्टार थी। और रात के करीब 12 बजे हल्की रोशनी वाली पार्किंग में। फिर भी मैं पीछे वाली सीट पर बैठ गई और उसे गुलमोहर गली का पता दे दिया। लंबी शिफ्ट? उसने पूछा। आवाज में अपनापन था। हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, मैंने जवाब दिया, खिड़की से भोपाल की जानी पहचानी सड़कों को पीछे छूटते देखते हुए। कब से ड्राइव कर रहे हैं? करीब 3 साल, उसने कहा। टेक्सटाइल मिल बंद हो गई थी, ये काम बस किसी तरह चलाए रखता है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मैंने सच में उसे रियर व्यू मिरर में देखा। वही थकी सी झलक जो मुझे अपनी आंखों में दिखती थी। जिंदगी से पिटा हुआ इंसान जो फिर भी रुठता है क्योंकि और कोई रास्ता नहीं होता। मुझे अफसोस है, मैंने दिल से कहा। उसने आईने में मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी चमकी। धन्यवाद, उसने धीमे से कहा। अक्सर लोग नहीं कहते। वैसे धन्यवाद आपको, उसने जोड़ा। कैरल, मैंने सुधारा। रमेश, उसने कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान की परछाई उभरी। इसके बाद कुछ अजीब सा होने लगा। हफ्ते में 3 रातें मैं राइड बुक करती और तीनों रातें वही सिल्वर टोयोटा मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार करती। शुरू में लगा संयोग है, लेकिन तीसरे हफ्ते तक समझ आ गया वो जानबूझकर 11:20 के आसपास लॉगिन करता, अस्पताल के पास ही खड़ा रहता ताकि वही मुझे लेने आए। हमारी एक आरामदेह दिनचर्या बन गई। मैं 8 घंटे मेडिकल बिलिंग और इंश्योरेंस क्लेम्स से थकी हारी पीछे बैठती और रमेश पहले से मेरा पता डाला हुआ रखता। 12 मिनट की उस छोटी सी ड्राइव में बातें होती। शुरू में बस मौसम, ट्रैफिक, दिन कैसा गया, फिर धीरे धीरे हफ्तों के साथ बातें गहरी होती गईं। मुझे पता चला कि रमेश की पत्नी 2 साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी। गुस्से में नहीं, बल्कि लगातार पैसों की परेशानी से थक कर, और उनकी बड़ी बेटी को भी साथ ले गई थी। अब वो हाईवे के पास एक छोटे से फ्लैट में अकेला रहता था। हफ्ते में 6 दिन अलग अलग राइड शेयर कंपनियों के लिए गाड़ी चलाता, कभी कभी 12-12 घंटे। मेरी बेटी को अभी बच्ची हुई है, उसने अक्टूबर की एक रात कहा। आवाज़ भारी थी। छोटी सी लड़की, मैंने बस फोटो देखी है। सोचे बिना मैं आगे बढ़कर उसका कंधा दबा दिया। वो खुद आएगी, मैंने कहा। हालांकि मुझे यकीन नहीं था। बच्चे अक्सर परिवारों को फिर जोड़ देते हैं, उसने गला साफ किया। आपका कहना अच्छा लगा। मैंने उसे थोड़ा ज्यादा टिप देना शुरू किया। ज्यादा नहीं, बस रोज से कुछ रुपए, इतना कि उसे महसूस हो जाए। उसने पहले मना किया, लेकिन मैं अड़ी रही।
आप एक बूढ़ी औरत को सुरक्षित घर पहुंचा रही हैं, उसकी कीमत होती है। सच ये था कि हफ्ते की वो 3 राइड्स मेरी अकेले दिनचर्या का सबसे अच्छा हिस्सा बन गई थीं। रमेश ने कभी मुझे बोझ नहीं समझा। जब बोलने का मन होता वो सुनता, जब चुप रहना होता वो चुप रहता। नवंबर में मैंने उसके लिए कॉफ़ी लाना शुरू किया। अस्पताल की कैंटीन की साधारण सी कॉफ़ी, जो उसकी गाड़ी आने तक गर्म रहती। पहली बार जब मैंने खिड़की से उसे कप पकड़ा दिया तो उसने ऐसे देखा जैसे मैंने सोना दे दिया हो। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी, उसने कहा। मुझे पता है, नाइट शिफ्ट में ये कॉफ़ी किसी तरह झेली जाती है और मुझे लगा आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसके बाद कॉफ़ी हमारी आदत बन गई। मैं 2 कप लेकर बैठती और हम शांत भोपाल की सड़कों से गुजरते, घूंट घूंट पीते हुए हर बात और किसी भी बात पर बातें करते। वो मुझे अपने अजीब सवारों के किस्से सुनाता, रात की बातचीत, इंसानों के इतने अलग अलग रंग जो उसकी गाड़ी में मिलते। मैं उसे अपने पति के बारे में बताती, अकेले रहना सीखने के बारे में और अपनी बेटी के बारे में, जो हर रविवार फ़ोन करती थी लेकिन 3 राज्यों दूर बेंगलोर में रहती थी। आप बहुत अच्छी इंसान हैं कैरल, उसने नवंबर की आखिरी रात मेरे घर के सामने गाड़ी रोकते हुए कहा। मेरी आंखें भर आईं। आप भी रमेश। दिसंबर आ गया। उत्तर भारत की ठंड इस साल कुछ ज्यादा ही सख्त थी। सुबह सुबह लॉन पर पाला जम जाता। अस्पताल में दिवाली के बाद भी लाइट्स लगी रह गई थीं। कैंटीन में झालरें जो सख्त माहौल को थोड़ा गर्म बना देती थीं। मैंने कॉफ़ी की जगह रमेश के लिए हॉट चॉकलेट लानी शुरू की और कप पर चिपकाई छोटी सी चॉकलेट देखकर वो हंस पड़ा। मेरी पत्नी भी ऐसा करती थी, उसने धीमे से कहा। छोटी छोटी अच्छाइयाँ। तब समझ नहीं पाया, अब समझते हैं, यही मायने रखता है। वो गुरुवार की रात थी, 14 दिसंबर, जब सब कुछ बदल गया। रमेश हमेशा की तरह मुझे लेने आया, लेकिन कुछ अलग था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर ज्यादा कसकर जमे हुए थे और वो बार बार रियर व्यू मिरर में मेरी तरफ देख रहा था। पहले की तरह दोस्ताना नहीं, बल्कि ऐसी तीव्रता से कि मेरे पेट में अजीब सी गांठ पड़ गई। कैरल, अस्पताल से निकलते हुए उसने कहा, मुझे आपसे कुछ पूछना है और मुझे चाहिए कि आप ईमानदारी से जवाब दें। मेरा गला सूख गया। क्या? आपका पड़ोसी जो आपके घर से 3 मकान छोड़कर रहता है, ग्रे रंग का 2 मंजिला घर, ड्राइववे में लाल पिकअप ट्रक, क्या आप उसे जानती हैं? मैं पलकें झपकाती रह गई, सवाल से पूरी तरह चौंक कर। रमेश, सच कहूं तो नहीं। जब आमने सामने पड़ते हैं तो हाथ हिला लेते हैं बस। कभी ठीक से बात नहीं हुई। क्यों? रमेश ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने दाईं तरफ मुड़ने की बजाय गाड़ी बाईं तरफ मोड़ दी, मेरी गली से दूर। रमेश, हम कहाँ जा रहे हैं? जहां आराम से बात हो सके। उसकी आवाज कसी हुई थी। कैरल, जो मैं बताने वाला हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना। मेरे अंदर डर की लहर दौड़ गई। आप मुझे डरा रहे हैं। मुझे पता है, माफ कीजिए, लेकिन ये सुनना जरूरी है। उसने एक बंद पड़ी किराने की दुकान की खाली पार्किंग में गाड़ी रोकी, पार्क में डाली और पूरी तरह मेरी तरफ मुड़ गया। तेज सिक्योरिटी लाइट्स में उसका चेहरा और ज्यादा थका हारा लग रहा था। मैंने पिछले हफ्ते रमेश को उठाया था, शनिवार रात करीब 10:30 बजे। वो नशे में था, बहुत ज्यादा, और नशे में लोग बोलते हैं। मैं चुप बैठी रही, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पूरे रास्ते फोन पर था, किसी से बहस कर रहा था। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, आप जानते हैं, प्रोफेशनल आदत। फिर मैंने उसे कहते सुना, उसका पता, पूरा पता कैरल, और वो बहुत गुस्से में था। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा। ये उसके बिल्कुल शब्द थे रमेश। बोला, 847 गुलमोहर गली वाली बूढ़ी औरत परेशानी बनेगी। वो बहुत कुछ देख लेती है। इससे पहले कि उसे समझ आए और वो पुलिस के पास जाए, हमें इसे संभालना होगा। मेरी दुनिया जैसे घूम गई। क्या? और भी है। रमेश ने फोन निकाला, उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। मिल में सिक्योरिटी की नौकरी करता था, वही पुरानी आदत। मैंने नोटिस करना शुरू किया, रिकॉर्ड रखना। वो आदमी रमेश, पिछले 1 महीने में मैंने उसे 7 बार उठाया है। हमेशा देर रात, हमेशा नशे में, हमेशा फोन पर ऐसी ही तीखी बातें करता हुआ। उसने अपने फोन में नोट्स ऐप खोला, तारीखों और समय की लिस्ट दिखाते हुए। कल रात फिर उसे उठाया। वो फिर आपके बारे में बोल रहा था कैरल। कह रहा था,
वो मंगलवार, गुरुवार, शनिवार देर से काम करती है। घर खाली रहता है, मैं देख रहा हूं। मेरी नसों में जैसे बर्फ दौड़ गई। वो मेरे घर पर नजर रख रहा है। मुझे ऐसा ही लगता है। और मुझे लगता है बात सिर्फ देखने तक नहीं है। रमेश का चेहरा सख्त हो गया। 2 रात पहले घर जाते वक्त मैं आपकी गली से गुजरा। रात के 2 बजे उसकी गाड़ी आपके घर से 2 मकान पहले खड़ी थी। लाइट बंद, इंजन चालू, बस खड़ी। वो ऐसा क्यों? मैं पूरा नहीं बोल पाई। मुझे नहीं पता, लेकिन कैरल, आज आप घर नहीं जा सकती, प्लीज। तो मैं कहाँ जाऊं? किसी होटल में, किसी दोस्त के यहाँ, बेटी के पास, अगर मुमकिन हो। गुलमोहर गली के अलावा कहीं भी। उसने पीछे हाथ बढ़ाकर मुझे अपना फोन दिया। ये सारे मेरे नोट्स हैं, समय, तारीख, उसकी बातें। मुझे लगता है आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। फोन लेते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि शुरू में मुझे यकीन नहीं था। लगा शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, नशे की बकवास को गंभीर ले रहा हूं। लेकिन आज मैंने आपको लेने से पहले फिर आपकी गली देखी। उसकी गाड़ी आपके घर के सामने खड़ी थी। मेरे घर के सामने? मेरे पेट में जैसे उल्टी सी आने लगी। वो गाड़ी से उतरा और आपके दरवाजे का हैंडल आजमाया। उसमें मेरा दरवाजा लॉक था, भगवान का शुक्र है। लेकिन वो लगभग 1 मिनट तक वहीं खड़ा रहा, हैंडल हिलाता रहा, खिड़कियों में झांकता रहा, फिर वापस गाड़ी में बैठ गया और बस आपके घर को देखता रहा। तभी मुझे समझ आ गया कि अब आपको बताना ही होगा। लेकिन क्यों? मैंने फुसफुसाकर कहा। मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? मैं उसे जानती भी नहीं। मुझे नहीं पता, रमेश बोला, लेकिन हमें पता लगाना होगा, और सुरक्षित तरीके से। इसका मतलब है आप आज घर नहीं जाएंगी। मैं उस खाली पार्किंग में उसकी गाड़ी के अंदर बैठी रही, पूरी दुनिया घूमती हुई। जिस आदमी को 2 साल से हल्की मुस्कान के साथ हाथ हिलाती आई थी, वो शायद कुछ भयानक सोच रहा था। और मुझे ये सिर्फ इसलिए पता चला क्योंकि एक राइड शेयर ड्राइवर के साथ मैंने इंसानियत दिखाई थी। सिटी गेस्ट हाउस, मैंने आखिरकार कहा। आवाज मुश्किल से निकल रही थी। वहां ले चलिए, आज वहीं रुकूंगी और कल पुलिस के पास जाऊंगी। नहीं, रमेश ने सख्ती से कहा, हम अभी पुलिस के पास चलेंगे। अभी लगभग आधी रात है। कैरोल, इस आदमी ने आज रात आपका दरवाजा आजमाया है जब आप काम पर थीं। अगर वो वापस आया तो? अगर उसके पास किसी तरह चाबी हुई तो? उसकी आवाज में हड़बड़ी थी। हमें अभी रिपोर्ट करनी होगी। वो सही था, मुझे पता था वो सही था। 20 मिनट बाद हम भोपाल पुलिस कंट्रोल रूम में बैठे थे। एक युवा अफसर हमारा बयान ले रहा था और एक वरिष्ठ इंस्पेक्टर ध्यान से सुन रहा था। मैंने अपनी दिनचर्या बताई, रमेश को मुश्किल से जानने की बात। रमेश ने अपने नोट्स दिखाए, हर राइड, हर बातचीत का टुकड़ा। आप पक्के हैं उसने संभालना होगा कहा? इंस्पेक्टर ने पूछा। पूरी तरह से, रमेश बोला। दूसरी बार के बाद से मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था, सिर्फ ऑडियो, अपनी सुरक्षा के लिए। मैं आपको सुना सकता हूं। इंस्पेक्टर की आंखें तेज हो गईं। रिकॉर्डिंग्स है? हाँ सर, ऐप की शर्तों में पैसेंजर की सहमति होती है। मुझे ये पता नहीं था। इंस्पेक्टर ने लैपटॉप निकाला और रमेश ने फाइलें ट्रांसफर की। हम उस ठंडी सादी कमरे में बैठे रहे, रमेश की लड़खड़ाती हुई आवाज सुनते हुए, मेरे बारे में, मेरे घर के बारे में, संभालने की बात करते हुए। हर रिकॉर्डिंग के साथ इंस्पेक्टर का चेहरा और सख्त होता गया। श्रीमती कैरल, आखिरी फाइल खत्म होने के बाद उसने कहा, क्या आपको जरा सा भी अंदाजा है कि उसे क्या लगता है आपने देखा या जाना है? कुछ भी नहीं, मैंने कहा। मैं हफ्ते में 3 रात अस्पताल में काम करती हूँ, घर आती हूँ, सो जाती हूँ, यही मेरी जिंदगी है। मुझे तो ये भी नहीं पता वो करता क्या है। इंस्पेक्टर ने युवा अफसर की तरफ देखा। वो उसी अस्पताल में काम करता है, मेंटेनेंस में, नाइट शिफ्ट। मेरा खून जैसे जम गया। क्या? आपने उसे वहां कभी नहीं देखा? अस्पताल में 400 लोग काम करते हैं। मैं बेसमेंट में बिलिंग में हूं। अपने साथियों के अलावा किसी को मुश्किल से देखती हूं। लेकिन कहते कहते याद के किसी कोने में कुछ चुभा। एक सफाई कर्मी जिसे मैं कभी कभी कॉरिडोर में देखती थी, हमेशा 11:15 पर, जब मैं निकल रही होती थी। ट्रॉली धकेलता हुआ, टोपी नीचे खींचे, कभी चेहरा नहीं देखा। बेसमेंट, मैंने धीरे से कहा, वही जहां बिलिंग डिपार्टमेंट है। वही साफ करता है ना? इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया।
रिकॉर्ड स्टोरेज और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी। रिकॉर्ड स्टोरेज, मैंने दोहराया और अचानक सब जुड़ गया। हे भगवान! सब मेरी तरफ देखने लगे। 3 हफ्ते पहले, मैंने तेजी से कहा, मेरे सुपरवाइजर ने गड़बड़ देखी। कुछ मरीजों की फाइलें, बिल तो बने थे लेकिन असली रिकॉर्ड गायब थे। बेतरतीब फाइलें। हमें लगा फाइलिंग की गलती है, ऑडिट चल रहा है। इंस्पेक्टर आगे झुका। किस तरह की फाइलें? बुजुर्ग मरीज, सरकारी स्कीम वाले, जो शायद बिलिंग एरर नोटिस ना करें। मुझे मतली सी आने लगी। अभी तक मिली नहीं है। अगर कोई जानबूझकर फाइलें चुराकर झूठे इंश्योरेंस क्लेम डाल रहा है, इंस्पेक्टर बोला, तो ये हेल्थ केयर फ्रॉड है, गंभीर जुर्म। और अगर उसे लगा आप ऑडिट टीम का हिस्सा हैं, युवा अफसर ने जोड़ा, और आप सच के करीब पहुंच रही हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। वो रात में काम करता है, मैंने फुसफुसाया। सब जगह पहुंच है और मैं हफ्ते में 3 रात 11:30 बजे निकलती हूं, एक ही टाइम टेबल। वो सब देख सकता है। सबूत नष्ट करने, रमेश ने धीमे से कहा। आपके घर में घुसकर देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या आप कोई फाइल या नोट घर लाई हैं। इंस्पेक्टर अचानक खड़ा हो गया। हमें अभी उसके घर की तलाशी लेनी होगी। और श्रीमती कैरल, आप आज घर नहीं जाएंगी। आपको सुरक्षा के साथ होटल में रखा जाएगा जब तक सब साफ ना हो जाए। इसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। इंस्पेक्टर लगातार फोन कर रहा था, फाइल के लिए जजों को नींद से जगा रहा था। एक और अफसर मुझे होटल छोड़ने ले गया, जबकि रमेश अतिरिक्त बयान देने के लिए वहीं रुक गया। मैं उस साधारण से होटल के कमरे में बैठी रही, पर्दे खिंचे हुए, नींद आंखों से कोसों दूर। कॉरिडोर की हर आवाज पर मैं चौंक जाती। सुबह ठीक 6 बजे मेरा फोन बजा। इंस्पेक्टर था। हमने सब कुछ ढूंढ लिया, उसने बिना भूमिका के कहा। उसके गराज में मरीजों की फाइलों के डिब्बे, 300 से ज्यादा फाइलें, 2 साल की और $2 लाख से ऊपर की फर्जी बिलिंग के सबूत। मैं होटल के बेड पर धड़ाम से बैठ गई। हे भगवान! उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हेल्थ केयर फ्रॉड, चोरी की कोशिश और पीछा करने के आरोप लगेंगे। आप सुरक्षित हैं श्रीमती कैरल, आप घर जा सकती हैं। लेकिन मुझे सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। मैं टूटी हुई थी, अंदर तक हिल चुकी थी। जिस आदमी को मैं मुस्कुराकर हाथ हिलाती थी, वो मेरे घर में घुसने, शायद मुझे धमकाने या उससे भी बदतर की योजना बना रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अनजाने में उसके अपराधों के करीब पहुंच गई थी। उस सुबह रमेश मुझे होटल से लेने आया। न कोई ऐप, न कोई रिक्वेस्ट। वो बस आ गया, जैसे उसे पता हो कि मुझे एक जाना पहचाना चेहरा चाहिए। हम सुबह की हल्की धूप में भोपाल की सड़कों से गुजरे, काफी देर तक बिना कुछ बोले। आपको कैसे पता चला? मैंने आखिरकार पूछा। आपने ध्यान कैसे दिया? सब लिखने का ख्याल कैसे आया? वो एक पल चुप रहा, स्टीयरिंग पर हाथ स्थिर। मेरी बेटी, उसने धीरे से कहा। पत्नी के जाने से पहले, सब बिखरने से पहले, मेरी बेटी का एक बॉयफ्रेंड था। अच्छा लड़का लगता था, कामयाब, आकर्षक। फिर एक दिन उसने कहा कि वो अजीब समय पर उसके फ्लैट के आसपास गाड़ी घुमाता है। उसे हमेशा पता है वो कहाँ है। मैंने रियर व्यू मिरर में उसका चेहरा देखा। मैंने ध्यान नहीं दिया, रमेश बोला। आवाज में पुराना पछतावा था। मैंने कहा, तुम ज्यादा सोच रही हो। और फिर एक रात वो उसके फ्लैट में घुस आया। उसे काफी चोट लगी। तभी मेरी पत्नी ने हार मान ली। परिवार की रक्षा ना कर पाने पर वो हमारी बेटी को लेकर चली गई। मैं उसे दोष नहीं देता कैरल। वो रुका, फिर सख्ती से बोला, अब मैं ध्यान देता हूं। नशे में लोग क्या कहते हैं सुनता हूं। जब कोई बार बार एक ही पता बोलता है, किसी को देखने या संभालने की बात करता है, तो नोटिस करता हूं, क्योंकि एक बार मैं नाकाम हुआ था। अब दोबारा नहीं रहूंगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आपने मेरी जान बचाई। आपने मेरी पहले बचाई थी, उसने धीमे से कहा। आपने मुझे इंसान समझा, सिर्फ ड्राइवर नहीं। कॉफी लाई, दिन के बारे में पूछा। पता है ऐसे कितना कम होता है। ज्यादातर लोग मेरी तरफ देखते भी नहीं कैरल, लेकिन आपने देखा, इसलिए मैंने भी आपको देखा। हम गुलमोहर गली में मेरे घर के सामने रुके। सुबह की रोशनी में घर बिल्कुल सामान्य लग रहा था, सुरक्षित। लेकिन मुझे पता था अब ये कभी पहले जैसा नहीं लगेगा। 3 घर छोड़कर वही ग्रे रंग का 2 मंजिला मकान पुलिस टेप से घिरा था। ड्राइववे में लाल ट्रक खड़ा। कैरल, रमेश ने कहा जब मैं सामान उठाने लगी, मैं चाहता हूं आप मेरा पर्सनल नंबर रखें। ऐप वाला नहीं,
मेरा असली मोबाइल। दिन हो या रात ज़रूरत पड़े तो फ़ोन करना। मैंने कार्ड लिया। करूँगी। और रमेश, हर चीज़ के लिए धन्यवाद। मुझे धन्यवाद, उसने कहा। उसकी आंखें भी नम थीं, मुझे याद दिलाने के लिए कि ये काम क्यों मायने रखता है। पुलिस जांच हफ्तों चली। रमेश की पूरी साजिश सामने आई। कैसे वो 2 साल से फाइलें चुरा रहा था, ऐसे इलाजों के झूठे क्लेम डाल रहा था जो हुए नहीं, और बीमा की रकम जेब में डाल रहा था। ऑडिट में मेरी भूमिका सच में उसे खटक रही थी, और रमेश की गाड़ी में उसकी नशे की बातें बताती थीं कि वो मेरे घर में घुसकर सबूत ढूंढना चाहता था, और अगर मैं ज्यादा परेशानी बनती तो मुझे संभाल लेना चाहता था। मैंने अदालत में गवाही दी, रमेश ने भी। उसके बनाए रिकॉर्ड और ऑडियो फाइलें अहम सबूत बन गईं। उसे 12 साल की सजा हुई। इन सब के दौरान भी रमेश मुझे हफ्ते में 3 रात काम पर लाता ले जाता रहा, लेकिन अब मैं आगे की सीट पर बैठती थी। हम सिर्फ ड्राइवर और पैसेंजर नहीं थे, हम दोस्त थे, परिस्थितियों और उन छूटे फैसलों से जुड़े जो हमने एक दूसरे के लिए किए थे। गिरफ्तारी के 6 महीने बाद रमेश की बेटी ने उसे फ़ोन किया। उसने केस के बारे में सुना था, अखबार में उसकी गवाही पढ़ी थी। आपने एक अजनबी की रक्षा की जहां मेरी नहीं कर पाए थे, उसने कहा, दर्द में भी सुकून में भी। वो चाहती है मैं अपनी पोती से मिलूं, रमेश ने एक मंगलवार रात मुझे बताया। खुशी से आवाज़ कांप रही थी। कहती है शायद फिर से परिवार बनने की कोशिश का वक्त आ गया है। मैंने कंसोल के पार उसका हाथ दबाया। ये बहुत अच्छी खबर है। सब आपकी वजह से है, उसने कहा। अगर आप मुझसे अच्छा बर्ताव न करती, मुझे देखा हुआ महसूस न कराती, तो मैं ध्यान ही नहीं देता। मैं अब अक्सर इस बारे में सोचती हूँ, कैसे कुछ रुपए की टिप और अस्पताल की 1 कप कॉफ़ी ने ऐसा असर डाला जिससे मेरी जान बचाई और रमेश के परिवार को जोड़ दिया। हमें कभी नहीं पता होता हमारी छोटी पसंदें किस जिंदगी को छू लेंगी। मैं अब 64 साल की हूँ। अब भी हफ्ते में 3 रात रिवरसाइड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में काम करती हूँ। अब भी गुलमोहर गली के उसी छोटे घर में रहती हूँ, लेकिन अब अकेली नहीं हूँ। हर रविवार रमेश, उसकी बेटी और पोती के साथ डिनर होता है। वो मुझे आंटी कैरल कहते हैं। एक अजीब सा लेकिन सच्चा परिवार, जो दर्द और अनपेक्षित करुणा से बना। पिछले हफ्ते हमारे डिपार्टमेंट में एक नई बिलिंग क्लर्क आई, जवान, घबराई हुई। मैंने देखा वो कोड्स में उलझ रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। दूसरे दिन मैं उसके लिए कॉफ़ी लाई। ब्रेक में उसके साथ बैठी, कहा, आसान हो जाएगा। धन्यवाद, उसने फुसफुसाकर कहा। आपको अंदाज़ा नहीं ये मेरे लिए कितना मायने रखता है। लेकिन मुझे पता था कि छोटी सी दया क्या कर सकती है, कैसे किसी को सच में देख लेना उसकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकता है। क्योंकि मैंने एक राइड शेयर ड्राइवर को कॉफ़ी और बातचीत दी, उसने उस रात ध्यान दिया जब सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। और क्योंकि उसने ध्यान दिया, हम दोनों ज़िंदगी की तरफ वापस आ पाए। आप जो भी हों, जहां भी हों, दयालु बनिए। किसी फायदे के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि बदले में कुछ मिलेगा, बस इसलिए कि आपके सामने खड़ा इंसान ऐसी लड़ाइयां लड़ रहा हो सकता है जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता। क्योंकि वो छोटा सा इंसानी पल, वो सच्ची जुड़ाव की घड़ी शायद उसे बचा ले, या शायद आपको।